So hello guys, welcome to EduTap and welcome to the important session of the most important 25 MCQs that is for the month of August 2021. The lecture is very much important for your examination of ICAR AO and guys this will be your part 2. So इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए इन द पार्ट 1, आप उसको भी देख सकते हो. Now coming to the session, so if you are new to our YouTube channel, kindly subscribe to the channel guys, ठीक है, so that आपको सारी की सारी updates मिल सके. For that you could press the bell icon also. Then guys, to get the access of the PDF of this lecture or the lectures that are available on YouTube, you could subscribe to the Telegram channel, the link for which is given in the description below. Now guys, let's start with the first question of the day. तो पहला क्वेश्चन क्या है जी, रिसेंटली अगस्त 2021 में राज्यसभा ने कुछ डाटा शेयर किया है. So based on this data आपने मुझे बताना है कि between 2016 and 2020 what percentage of total dropped out students in India were there from the centrally funded technical institutions that were from SC/ST communities. तो कितने percentage of people हैं जो SC/ST communities से they were dropped out from the centrally funded technical institutions. आंसर क्या guys? आंसर है इसका 31.5%. Now let's discuss about the explanation of this thing. तो रिसेंटली क्या हो, राज्यसभा ने एक डाटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने बोला है कि ड्रॉप आउट रेट among the SC and ST students was higher in India's centrally funded technical institutions. उन्होंने बोला काफी ज्यादा हाई है. कहाँ पे? इसका पीरियड इज रेंजिंग फ्रॉम 2016 to 2020. ठीक है जी. उन्होंने बोला है कि जैसे कि 23% देयर वर ओनली 23% दोज हु हैव गॉट एडमिटेड एंड there were 31.5% of the people who were dropped out. So these are the important things कि कितने परसेंट एडमिट हुए हैं, that is 23% और dropped out rate higher यानी कि 31.5% as compared to the people that have got themselves admitted. Then guys the second question is I think बहुत easy question है. ठीक है जी, लेक्चर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि रिसेंटली कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी ने सैमसंग के साथ दोस्त इनिशिएटिव को प्रोग्राम को एक एमओयू साइन एग्रीमेंट साइन किया विद द सैमसंग. अगर बात करूं दोस्त इनिशिएटिव की, तो दोस्त इनिशिएटिव की एब्रीविएशन क्या है? इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल एंड ऑफलाइन स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है जी. और होगा क्या इसके अंदर? स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे अलॉन्ग द इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे. आपने मुझे बताना है किस अंडरस्टैंडिंग, किस पीएसयू ने इस एमओयू को साइन किया है. वेदर इट इज भारत संचार निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो गाइस इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी. एनएसडीसी ने रिसेंटली ये एमओयू साइन किया है. ठीक है जी. अब अगर बात करूं कि व्हाट इज दिस थिंग ऑल अबाउट, तो एज आई हैव डिस्कस, सैमसंग ने एक स्किलिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया है इंडिया में जिसका काम क्या होगा, जिसका पर्पस होगा कि उसके अंडर 50,000 यूथ्स को ट्रेन किया जाएगा इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल सेक्टर. तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ट्रेनिंग तो देनी है पर किस सेक्टर स्पेसिफिक है? हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉनिक रिटेल सेक्टर स्पेसिफिक जो है ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. इसके लिए सैमसंग ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया उसका नाम है सैमसंग दोस्त, दैट इज सैमसंग डिजिटल एंड ऑफलाइन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम. और इसके लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है गाइस? एग्रीमेंट साइन किया गया है जी एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है. तो रिसेंटली एक विनर डिसाइड किया गया है अबाउट एन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इनिशिएटिव इज नेम्ड एज री इमेजिनिंग अर्बन रिवर्स. ये क्या है? ये एक नेशनल लेवल का एक थीसिस कंपटीशन है ऑन रिवर गंगा. आपने मुझे बताना है कि कौन सी दो ऐसी बॉडीज हैं जो ये री इमेजिनिंग अर्बन रिवर्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं. ठीक है जी. तो इज इट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इज इट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, या फिर ये दोनों यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अलॉन्ग विद एनआईयूए जो है वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है. तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, दे बोथ हैव कम टुगेदर एंड हैव लॉन्च्ड दिस री इमेजिनिंग अर्बन रिवर्स इनिशिएटिव.
नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट। तो बेसिकली क्या है, ये नेशनल लेवल थीसिस, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि नेशनल लेवल थीसिस कंपटीशन है जो कि सितंबर 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज किसने किया मैंने आपको बता दिया है। अब ये है क्या, ये बेसिकली एक पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जिसमें आप चाहते हैं कि जो यंग रिसर्चर्स हैं वो आगे आए और वो अर्बन रिवर इश्यूज के ऊपर थीसिस लिखें। फॉर दैट पर्पस दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। अगर इसी की बात की जाए तो एक आपको याद होगा एक युवा स्कीम भी लॉन्च की गई थी रिसेंटली, आई थिंक मंथ्स और 2 मंथ्स बैक युवा स्कीम लॉन्च की गई थी। उसका काम क्या था, उसका पर्पस ये था कि हम चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं इंडिया के वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर लिखें, टू मेंटर देयर राइटिंग स्किल, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर ज़्यादा लिखें। इसलिए हमने एक युवा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है युवा प्रोग्राम, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये भी इसी तरह क्या है, कहाँ से याद करना है, एंगेजिंग यंग माइंड्स, तो वहाँ से ये चीज़ आपको याद हो सकती है, ठीक है। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इंडिया का टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है इट इज अमाउंटिंग $35 बिलियन इन द ईयर 2019। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो पेपर में ये डाटा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हर डाटा याद करना है। देखिए हर डाटा नहीं याद करना होता, बट इस तरह का डाटा जो है वो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके साथ एक चीज़ और बोली गई है कि आपने मुझे बताना है अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीकल्चर रिपोर्ट इंडिया की पोजीशन क्या है इन दी वर्ल्ड, द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। तो ये भी WTO ने रिसेंटली बताया है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपने मुझे बताना है इंडिया का रैंक क्या है, इज इट 7th, 9th, 5th और 4th। तो आंसर है जिसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया का रैंक है ओवरऑल इंडिया 9th पोजीशन पे रैंक करता है। तो वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बता दी है कि टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो है अराउंड $37 बिलियन, ठीक है जी, जो कि 2019 में था। और उसके बेस पे इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया इज करंटली एट 9th पोजीशन इन द वर्ल्ड रैंकिंग। देन द नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका नाम क्या था जी, उभरते सितारे फंड। अब ये फंड क्यों लॉन्च किया गया था, देखो पर्पस इसका क्या है, इट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड, यानी कि फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स और स्टार्टअप्स। तो जो लोग एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं उनके लिए ये उभरते सितारे फंड जो है वो लॉन्च किया गया। अब आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इस फंड के रिगार्डिंग बिल्कुल ही करेक्ट हैं। द फंड हैज बीन सेट अप बाय एक्सिम बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर दिस 100 पोटेंशियल companies across various sectors has been developed by Exim Bank and SIDBI। तो आपने मुझे याद रखना है क्या 100 potential companies हैं या ज़्यादा है या कम है, तो ये आपको याद होना चाहिए। Then it is a mixture of structured support that is both financially as well as a advisory services will be provided under this fund। तो क्या तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, या किसी स्टेटमेंट में आपको लगता है कि एक्सिम बैंक ने नहीं जी किसी और बैंक ने इसको इंप्लीमेंट किया है, तो दैट इज अ थिंग दैट यू शुड कंसीडर व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आंसर क्या है जी, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस उभरते सितारे फंड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस उभरते सितारे फंड इन डिटेल। तो इट इज बीइंग सेट अप बाय एक्सिम बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली राइट, दोनों बैंक्स ने मिलकर ही ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। काम इस पर जो मैंने आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ ही बता दिया है कि इसका काम क्या होगा, उन इंडियन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जिनमें पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर चैंपियंस बन सकते हैं, ताकि डोमेस्टिक जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको एनहांस किया जा सके, ठीक है जी। अब ये किस किस का मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला है। जी हाँ, ये एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट है जिसमें बोथ आपको फाइनेंशियल और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट भी दी जाएगी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेप्ट फंडिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, सभी तरह की असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी थ्रू एक्सिम बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर वो पॉइंट जो मैंने आपको बोला था 100 पाइपलाइन, तो बिल्कुल ही सही है जी। इट विल डेवलप अ पाइपलाइन ऑफ ओवर 100 पोटेंशियल कंपनीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, मतलब कि 100 पोटेंशियल कंपनीज होंगी अलॉन्ग विद डिफरेंट सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या फिर सॉफ्टवेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर उभरते सितारे फंड, दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। देन इज गाइस द सिक्स्थ क्वेश्चन इज अबाउट recently an alternative academic calendar has been developed
आपने मुझे बताना है वो कैलेंडर जो है किसने डेवलप किया है, विच विल फैसिलिटेट द टीचर्स एंड पेरेंट्स टू असेस द प्रोग्रेस इन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी, आपने मुझे बताना है ये एकेडमिक कैलेंडर किसने डेवलप किया है जी। इज इट AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NCERT, CBSE या फिर ये UGC का इनिशिएटिव है। ठीक है, टीचिंग की बात की गई है तो थोड़ा सा यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि किसने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो गाइस दिस इनिशिएटिव इज बेसिकली बीइंग स्टार्टेड बाय NCERT। ठीक है जी, तो रिसेंटली NCERT ने बोला है कि वो एक ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बनाएंगे जिसका पर्पस क्या होगा, इट विल हेल्प द टीचर्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स दे विल फैसिलिटेट बोथ ऑफ देम टू असेस द प्रोग्रेस इन लर्निंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फ्रॉम NCERT दैट वाज इन न्यूज़। देन इज द 7th क्वेश्चन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जी, ENPS गवर्नमेंट। अब आपने मुझे बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में ही आपको दी गई है, किसका इनिशिएटिव है ये, PFRDA का इनिशिएटिव है। अब आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच विल बी होस्टेड बाय NSTL CRA ऑन बिहाफ ऑफ NPS ट्रस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है जी, NPS ट्रस्ट के बिहाफ पे ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अंडर दिस अ सब्सक्राइबर कैन रजिस्टर एंड contribute online under the new pension scheme यानी कि NPS। ठीक है जी, it will enable inter-sector shifting of existing subscribers of other sectors to transfer their NPS account into the government sector। तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट दिस इनिशिएटिव। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी, फिर सभी की सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दिस इनिशिएटिव इन डिटेल कि ENPS गवर्नमेंट बेसिकली क्या इनिशिएटिव है। तो ये एक नया डिजिटल इनिशिएटिव जिसका काम क्या होगा, इट विल बी एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। किसको दिया गया है, एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव्स, सो दैट दे कुड रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। और होगा क्या, इट विल प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एंड पेपरलेस ओन बॉर्डिंग एक्सपीरियंस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, किसका इनिशिएटिव है, आई हैव डिस्कस्ड, PFRD हैज प्रपोज्ड दिस इनिशिएटिव। ठीक है जी, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और ये मैंडेटरी कब से हो जाएगा, 1st of April 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये पॉइंट इटसेल्फ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी क्या कब से वो इनिशिएटिव जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी फ्रॉम 1st of April 2022। तो जो इनिशिएटिव्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, यानी कि इंटर सेक्टर शिफ्टिंग वो भी हो जाएगी इसके अंडर। ठीक है जी, होस्ट कौन कर रहा है, दैट विल गिवन इज क्वेश्चन इटसेल्फ कि NSCL CRA होस्ट कर रहा है किसके बिहाफ पे, NPS ट्रस्ट के बिहाफ पे। ठीक है जी, और अब की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नाउ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर NPS विल हैव द फैसिलिटी टू रजिस्टर ऑनलाइन इन NPS और टू जनरेट देयर प्राण इनिशिएटिव, दैट इज प्राण थ्रू द ENPS। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग था अबाउट द ENPS गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ठीक है जी, then moving to the next question, that is question number 8, that is about EASE 4.0 ranking that has recently been released। आपने मुझे बताना है जो 4th edition of EASE 4.0 रिलीज किया है वो किसने, यानी कि किस इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, किसके लिए रिलेटेड है। इज इट रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, या बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो किस रिफॉर्म एजेंडा की बात कर रहा है EASE 4.0। तो जी EASE 4.0 बात कर रहा है यानी कि ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिफॉर्म्स की बात की गई है अंडर द EASE 4.0। ठीक है, EASE 3.0 जो है वो पिछले साल रिलीज किया गया था इन द ईयर 2020-21। अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रपोज की गई हैं, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ एज पर द प्रपोज रिफॉर्म्स, बैंक्स विल लीवरेज द पार्टनरशिप विद थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज के साथ बैंक्स पार्टनरशिप कर सकते हैं किस किस चीज़ के लिए, इंक्लूडिंग दी थर्ड पार्टीज कौन सी होंगी, यानी कि इंक्लूडिंग दी एग्रीटेक फर्म्स होगी, कुछ ऑटोमेट प्रोसेसिंग होगी, या फिर सैंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चरल जोन। इस चीज़ के लिए आप एग्रीटेक फर्म्स के साथ भी अपने आप को पार्टनर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है फॉर ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसकी बात कर रहा है जी, ये बात कर रहा है सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। Then is the 9th question is about the
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। तो सिंपल क्वेश्चन है जी, कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की है? बिकॉज दीज काइंड ऑफ स्टेट स्कीम्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, काम क्या होगा, पर्पस इसका क्या है जी? पर्पस है टू डिलीवर द इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द रूरल लैंडलेस लेबर्स ऑफ द स्टेट। तो यही इसका मेन पर्पस है, ठीक है जी। रूरल लैंडलेस लेबर्स के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो आपने मुझे बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। झारखंड ने किया है जी, राजस्थान ने, पंजाब ने, या छत्तीसगढ़ ने? दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम? तो इट इज अ स्टेट स्कीम ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लॉन्च की है। इट इज अ फर्स्ट ऑफ, यानी कि पहली तरह की स्कीम है। दैट इज वाई दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी द कीवर्ड हियर। क्योंकि मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस किया है, अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम होती है विद इन द पास्ट 6 to 8 months, देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक न्यूज इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाई दिस न्यूज इटसेल्फ इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। चलो गाइस, तो 10th क्वेश्चन है जी अबाउट द स्मॉल बिजनेस लोन्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव जो है वो किसने लॉन्च किया, किस कंपनी ने लॉन्च किया है टू हेल्प द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अक्रॉस द नेशन? इज इट फेसबुक, एसएपी, टीसीएस या इंटेल इंडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, किसने लॉन्च किया? फेसबुक। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको गलत नहीं होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पेपर में दिखेंगे भी, और दीज आर लाइक जिसको कहते हैं हलवा क्वेश्चन। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो आंसर हेयर इज फेसबुक। तो फेसबुक ने रिसेंटली बोला है कि वो चाहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को वो हेल्प करें, और उसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव, ठीक है जी। होगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर आपको बहुत ही जल्दी यानी कि क्विक एक्सेस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा थ्रू द इंडिपेंडेंट लैंडिंग पार्टनर्स। तो ये याद रखना, किसके थ्रू मिलेगा? थ्रू इंडिपेंडेंट लैंडिंग पार्टनर्स। देन इज द 11th क्वेश्चन इज गाइस, तो कौन सी पहली स्टेट बनी है? बहुत ही अगेन देखो, फर्स्ट कीवर्ड तो छत्तीसगढ़ के बारे में याद किया, पहला तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया। अब कौन सी पहली स्टेट विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू एन ऑर्डर दैट दे विल बी फॉर्मली इंप्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020? आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। तो आंसर है जी कर्नाटका। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेकंड स्टेट कौन सी बनी है। तो पहली तो कर्नाटका है, सेकंड स्टेट कौन सी है जिसने बोला है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अगेन इन द न्यूज, अगस्त में ये स्टेट भी न्यूज में थी। तो आपने मुझे बताना है सेकंड स्टेट कौन सी है, ठीक है जी। तो जैसे मैं जैसे कर्नाटका ने बोला है कि दे विल बी इंप्लीमेंटिंग फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर ऑफ 2021-22। देन इज गाइस द 12th क्वेश्चन इज अबाउट यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू रेटिफाई द किगाली अमेंडमेंट। तो किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है। आपने मुझे बताना है टू दी, यानी कि रेटिफाई किगाली अमेंडमेंट करेगा किस चीज के ऊपर अमेंडमेंट, किस चीज को रेटिफाई, यानी किगाली अमेंडमेंट ने किसको सक्सीड किया है? टू फेस आउट द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू टेल मी। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि किगाली अमेंडमेंट ने किसको सक्सीड किया है? हैज ही सक्सीडेड द क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या कार्टेजिना प्रोटोकॉल, या फिर नगोया प्रोटोकॉल? So all of them are important. Let's see how many of you know the answer. तो आंसर क्या है जी? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सक्सीड किया है किगाली अमेंडमेंट ने, तभी इसको रेटिफाई किया गया है, ठीक है जी। नाउ गाइस देयर इज सेकंड होमवर्क फॉर यू। अब देखो, मैंने आपके साथ किगाली अमेंडमेंट की बात तो यहाँ पे हो चुकी है, जिसका पर्पस बेसिकली क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेट करेगा। अब आपने ये देखना है, दैट विल बी योर होमवर्क, कि क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजिना और नगोया प्रोटोकॉल तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। आपने जस्ट रिमेंबर करना है कि ये किस चीज से रिलेट करते हैं, ठीक है जी। वेदर इट इज समथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इसमें से क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है तो कौन सा है जी, ठीक है जी। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है? तो दैट विल बी योर होमवर्क फॉर द डे, ठीक है, सेकंड होमवर्क जो आपने मुझे बताना है। तो अब अगर आगे चलें तो आंसर है डिस्कस। तो आंसर क्या है जी इसका? किगाली अमेंडमेंट, सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बेसिकली रेटिफाई किया है यूनियन कैबिनेट। सो दैट इज दे हैव रेटिफाइड सॉरी किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब तक 122 कंट्रीज हैव रेटिफाइड दिस किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। और जो फैक्ट शीट है किसने बताया? एज पर द फैक्ट शीट दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द साइबर पीस फाउंडेशन। सो साइबर पीस फाउंडेशन ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक। आपने मुझे बताना है ये साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके लॉन्च की गई है। इज इट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सर्ट-इन, CBSE या बोथ 1 and 2? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, सर्ट-इन ने ये बुक लॉन्च किया अलॉन्ग विद साइबर पीस फाउंडेशन। तो अगर मैं बात करूं इस साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक की, तो एज आई डिस्कस इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय CBSE इन कोलैबोरेशन विद साइबर पीस फाउंडेशन। आई थिंक देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक CBSE ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग गाइस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। आई एम रियली सॉरी। तो मैं ये करेक्शन कर दूंगा आपकी PPT में, ठीक है जी, सॉरी PDF में। तो CBSE ने इन कोलैबोरेशन विद साइबर पीस फाउंडेशन ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो हैंडबुक जो है वो किस तरह के टॉपिक्स को कवर करेगा? इट विल कवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू साइबर सेफ्टी एंड साइबर बुलिंग, ठीक है जी। इट विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप। तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे जी? जैसे कि डिजिटल एक्सेस हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन होगी, लिटरेसी होगी, डिजिटल कॉमर्स हो गया, डिजिटल हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि डिजिटल सिटीजनशिप कैसी होगी? आपको पहले तो हर चीज़ डिजिटल की उस चीज़ का एक्सेस मिलना चाहिए, तो आपको एक्सेस हो जाएगा। फिर एक्सेस मिलने के लिए आपको डिजिटल लिटरेसी भी तो देनी पड़ेगी, तभी तो आप डिजिटल उस चीज़ को चला सकते हो, यानी कि डिजिटल लिटरेसी देनी पड़ेगी। फिर जब आपको लिटरेसी मिल गई है, आपको एक्सेस मिल चुका है, तो आपको कम्युनिकेट करना है। वो कैसे करना है? डिजिटली करना है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन विल बी देयर। अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, सेल करनी है, तो वो भी डिजिटल। तो इस तरह से सिटीजनशिप आप एनहांस करोगे थ्रू दिस 9 एलिमेंट्स, ठीक है। और एम इसका बेसिकली क्या है? टू मेक द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th to 12th अवेयर अबाउट साइबर security. This is the purpose of this cyber security handbook. Then the 14th question, again a very easy question, कि पानी माँ कैंपेन किस स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? तो गाइस इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अगर मैं बात करूं व्हाट इज दिस पानी माँ कैंपेन ऑल अबाउट, तो इसका एम क्या है जी? टू इंक्रीज द पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो यही है इसका मेन पर्पस कि इंक्रीज करनी है आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जिस तरह से यूटी में इम्प्लीमेंट हो रही है उसकी पेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? 3 स्ट्रेटजीज, दैट इज 3 pronged अप्रोच, 3 pronged अप्रोच विल बी देयर। किसके ऊपर? फर्स्ट अप्रोच विल बी फोकसिंग ऑन वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, देन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग द वाटर सप्लाई। तो सबसे पहले तो आपको वाटर क्वालिटी ही देखनी पड़ेगी। अगर वाटर क्वालिटी अच्छी है तो उसको किस तरह से हम वाटर सप्लाई, किस तरह से उसकी सप्लाई मैनेज कर सकें, उसके लिए देयर विल बी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग द वाटर सप्लाई। एंड द लास्ट वन विल बी दी सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ पानी सभा इन विलेजेस, ठीक है। देखो पहली बात तो हमने पानी टेस्ट किया, फिर हमने पानी की प्लानिंग की। जब पानी आपने प्रोवाइड कर दिया तो उसकी फंक्शनिंग भी तो सीमलेस होना, इसलिए इट विल बी अ 3 अप्रोच दैट विल बी यूज्ड बाय द यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है जी। तो 2 फेसेस भी मैंने आपको बताए हुए हैं, दैट ऑल्सो यू कैन हैव अ बेसिक लुक। देन इज द 15th क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया का पहला यानी कि इंडिया फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स? इज इट एट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर? इज इट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश, अपोलो हॉस्पिटल, या फिर श्री चित्रा टैनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम? तो आपने मुझे बताना है कहाँ पे इंडिया का सबसे पहला, सी अगेन कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बैंक इज इनॉग्रेटेड. So guys, it has been inaugurated at Thiruvananthapuram, that is SCTIMS in Thiruvananthapuram. Now let's discuss about this हार्ट फेलियर बैंक क्या है इस न्यूज़ में. तो देखो गाइस, पहला हार्ट फेलियर बैंक है जो इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? एट द नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन हार्ट फेलियर, दैट इज लोकेटेड एट SC, दैट इज श्री चित्रा ट्रायनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SCTIMS. ठीक है जी. अब ये क्या है? इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स मेजर कंपोनेंट, इट इज अ वन ऑफ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वाज इनिशिएटेड बाय ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इसको इनिशिएट किया था. अब ये करेगा क्या? इट वुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द हार्ट डिजीजेस एंड हार्ट फेलियर अमंग इंडियन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. ठीक है, तो देखो हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर के उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेगा चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों का, और इट वुड ऑल्सो कलेक्ट द ब्लड एंड बायोप्सीज और क्लिनिकल डाटा सो दैट आपकी फ्यूचर थेरेपीज में इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर हेल्प मिलती है. देन इज द 16th क्वेश्चन इज अबाउट यूनिसेफ. सो यूनिसेफ ने किसके साथ रिसेंटली एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है ऑन एंडिंग द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. ठीक है जी. इज इट ट्विटर, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या नॉर्टन? ठीक है.
तो लेट्स सी, तो आंसर क्या है जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। देखो अभी विद इन दिस लेक्चर हमने फेसबुक के ऊपर क्या डिस्कस किया है, यानी कि वो SMEs स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक लोन देना यानी क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप याद रखो कि फेसबुक ने एक वायलेंस, यानी कि आप सिंपल याद रखो कि फेसबुक ने बच्चों और कंपनीज दोनों को ही हेल्प करने का सोचा। तो पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि बिजनेसमैन को तो पैसा चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है, कोविड के कारण काफ़ी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने लोन देना स्टार्ट किया, क्रेडिट फैसिलिटी दैट इज डन बाय फेसबुक। देन द सेकंड इनिशिएटिव इज चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उन्होंने देखा कि बच्चों के बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है, ठीक है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी जा रही है जो फेसबुक ने देखा, तो फेसबुक कॉल्ड यूनिसेफ, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हेल्प करना चाहते हैं कि आप इन वायलेंस को रोको। तो इट कुड बी अ टिक दैट यू कुड यूज फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो यूनिसेफ एंड फेसबुक हैव लॉन्च दिस इनिशिएटिव, और स्पेशल फोकस किसके ऊपर, द फोकस विल बी ऑन ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है जी। देन इज द 17th क्वेश्चन इज अबाउट द स्वच्छ सर्वेक्षण ऑफ 2021। तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी पहली सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया। तो देखो इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वैसे हैं जो चीज़ें पहली बार हुई हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपके कोई भी मिस ना हो। तो आंसर क्या है जी इसका, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सी सिटी बनी है, इज इट पटना, इंदौर, लखनऊ या चंडीगढ़। तो आंसर है जी इंदौर हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंदौर को वाटर प्लस सिटी का टाइटल दिया गया है। देन यू हैव टू टेल मी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, इंदौर के साथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो इंदौर, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण। तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन दैट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2016, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में लॉन्च हुआ था अंडर स्वच्छ भारत मिशन। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है जी, इट इज बीन कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या है ये, बेसिकली एक क्लीनलीनेस सर्वे है और एनुअली होता है, इट इज एन एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे, ठीक है, विच फोकसेस ऑन क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन इन सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया। अगर मैं बात करूं इस इनिशिएटिव की, तो इसकी खासियत क्या है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्विस। तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट क्या है जी, अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे है। और रिसेंटली कुछ दिन पहले सितंबर में रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की भी बात की गई है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बोला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए किस तरह के प्रोसीजर्स या किस तरह का डाटाबेस सेटअप करना चाहिए, उसके डिस्कशन भी रिसेंटली किया है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्वच्छ सर्वेक्षण इनिशिएटिव, और इसका ऑब्जेक्टिव अगर डिस्कस करें तो क्या होगा, लार्ज स्केल सिटीजन्स को प्रमोट, अवेयरनेस क्रिएट करने, किसके लिए, अबाउट द क्लीनलीनेस। देन इज द 18th क्वेश्चन इज अबाउट वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट आयकर। तो आयकर ने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका पर्पस क्या होगा, इट विल बी डन टू फैसिलिटेट द फार्मर्स सो दैट दे गेट राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। तो आपने मुझे बताना है इस इनिशिएटिव या फिर इस ऐप का नाम क्या है, इज इट किसान मित्र, किसान सहयोगी, किसान सारथी या फिर समृद्ध किसान। तो लेट्स सी किसको आता है जी ये इनिशिएटिव। तो आंसर क्या है जी इसका, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसान सारथी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। अगर मैं बात करूं किसान सारथी प्लेटफॉर्म की, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मैंने क्वेश्चन में आपको बोला कि ये चाहता है कि फार्मर्स को राइट इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले सही टाइम पे, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। अब होगा कि इसके अंदर फार्मर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं फॉर देयर पर्सनलाइज्ड एडवाइजर्स के थ्रू ऑन देयर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है जी। और दे कुड ऑल्सो इंटरेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट ऑफ KVKS अंडर दिस किसान सारथी प्लेटफॉर्म। देन इज द 19th क्वेश्चन इज गाइस कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने एक ब्रांड और एक लोगो लॉन्च किया जिसका पर्पस क्या है, मार्केटिंग करनी है ऑफ द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, क्या सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहा है, नहीं, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहा है। आपने मुझे बताना है उस लोगों का नाम क्या है, इज इट सोन चिड़िया, उभरता भारत, वन ध्यान या फिर सोन चिड़ैया। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट योर आंसर राइट, ठीक है जी। तो आंसर क्या है जी इसका आंसर है जी सोन चिड़िया। तो एक सोन चिड़िया बेसिकली क्या है, एक ब्रांड और लोगो बनाया गया है ताकि हम जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट किया जाए अंडर दिस ब्रांड लोगो।
तो दिस इज ऑल अबाउट। और ये किसने लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन इज द 20th क्वेश्चन इज अबाउट द प्रूफ इनिशिएटिव। तो आपने मुझे बताना है किस स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने ये प्रूफ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका मतलब क्या है जी? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। ठीक है, तो लेट्स सी किसको आता है जी आंसर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली गाइस जम्मू एंड कश्मीर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है प्रूफ। अब ये होगा क्या? इसके अंदर आपको जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स, यू विल गेट द जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स व्हाइल प्रेफरिंग द बिल्स इन द कनेक्टेड। मतलब जहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है उसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे जो फोटो मिलेगी, दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रूफ इनिशिएटिव। तो यही तो देखो बोल रहा है ना, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। 21st क्वेश्चन इज अबाउट, अब आपने मुझे बताया है इंडिया फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप जो है वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? इज इट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका? तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, लेट्स सी किस किसका आंसर सही होता है। तो आंसर है जी, आंसर है यहाँ पे तेलंगाना। तो तेलंगाना में इंडिया का सबसे पहला कैटल जीनोमिक चिप जो है वो लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? इंडिगो। ठीक है जी, तो इंडिगो इज द नेम ऑफ दिस इंजन। ठीक है, फ्रॉम द गाय से गाँव याद रखो। ठीक है जी, तो दिस यू गेट सिंपल। और ये किसका, इसका पर्पस क्या होगा? ये डेवलप, इट हैज बीन डेवलप्ड सो दैट द प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स कुड बी कंजर्व्ड। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस कैटल जीनोमिक चिप। और किसने डेवलप किया? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय गाइस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो देखो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस पर्पस के लिए? हाँ जी, इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स के लिए किया गया है। किसने डेवलप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने किया है। ठीक है, और इसके लिए NIAB ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया गया था? दैट वाज साइंड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। The 22nd question is about the racial discrimination that you have recently. Which of the following organization has established a permanent body to address the challenges of racial discrimination? Is it United Nations, UNHRC, World Economic Forum या फिर यूरोपियन यूनियन? तो किसने किया है जी? इट इज बीइंग डन बाय यूनाइटेड नेशन। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन किया गया जिसके अंदर उन्होंने परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट द इंक्लूजन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइव्स फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। दिस इज, तो रिसेंटली इसके लिए एक परमानेंट फोरम क्रिएट किया गया है। देन इज द 23rd क्वेश्चन गाइस। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021? तो किस एक्ट्रेस को अवार्ड किया गया इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न? तो इज इट दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, विद्या बालन या फिर कंगना रनौत? तो आंसर अगेन बहुत ही सिंपल है जी, आंसर है विद्या बालन जी को ये इनिशिएटिव दिया गया। और किस फिल्म के लिए? उनकी जो रिसेंट फिल्म आई है शेरनी, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इफ आई टॉक अबाउट द बेस्ट एक्टर, सो बेस्ट एक्टर अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू मनोज बाजपेयी एंड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इज बीइंग गिवन टू अनुराग पासो। देन इज गाइस द 24th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन अपॉइंट की है। तो आपने मुझे बताना है हु इज द लेडी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? इज इट जयंती पटनायक, ललिता कुमार मंगलम, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी और रेखा शर्मा? तो लेट्स सी किस इसका आंसर सही होता है जी। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है जी इसका ऑप्शन नंबर डी, रेखा शर्मा जी। उनकी जो टेन्योर है वो 3 साल के लिए, उनको 3 साल के लिए नॉमिनेट किया है एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नाउ द थर्ड होमवर्क, तो देखो 2 मैं आपको दे चुका हूं, तीसरा होमवर्क है आपने मुझे बताना है इन्होंने किनको रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द पर्पस ऑफ गिविंग द होमवर्क किसके, ताकि आप ये चीजें भी रिवाइज रखो। तो ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पर दिस तरह के थिंग्स भी यू शुड रिवाइज। Then guys, the last question of the day is about Dr. Dhriti Banerjee. Really important achievement that she has made. So recently, Dr. Dhriti Banerjee, she has become the first woman director of which institute in 100 years. So 100 years हो चुके हैं उस इंस्टीट्यूट को बने को, but now she has become the first woman director. You have to tell me that specific institute. Is it Wildlife Institute of India, Archaeological Survey of India, Zoological Survey of India या फिर वादिया इंस्टीट्यूट? तो आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो गाइस यस, डॉक्टर धृति बनर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
सो गाइज दैट वाज इट फॉर द सेशन. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कुड ड्रॉप अस एन email. Our email ID is hello@edutap.co.in. If you want to have a conversation with us on mobile phone, then you can also have that conversation with us on our mobile number, that is 8146207241. So I hope guys lecture fruitful है और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह चल रही है. तो wishing you all the best for your examination.